सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत इस अध्याय के अभ्यास के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। प्रश्न, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? यहाँ पहला विकल्प है धूप वाले दिन, दूसरा विकल्प बादलों वाले दिन, तीसरा विकल्प गर्म दिन और चौथा विकल्प पवन या वायु वाले दिन। सही उत्तर है दूसरा विकल्प यानी कि बादलों वाले दिन। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? इसमें हम देख रहे हैं पहला लकड़ी, दूसरा गोबर गैस, तीसरा नाभिकीय ऊर्जा और चौथा कोयला। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा नाभिकीय ऊर्जा। प्रश्न, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? तो सबसे पहला भूतापीय, दूसरा पवन ऊर्जा, तीसरा नाभिकीय ऊर्जा, चौथा जैव मात्रा। सही उत्तर है नाभिकीय ऊर्जा। प्रश्न, ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्मी ईंधनों तथा सूर्य की तुलना कीजिए और उनमें अंतर लिखिए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जीवाश्मी ईंधन, ये ऊर्जा के अनवीकरणीय तथा समाप्त स्रोत है। दूसरा, इससे प्रदूषण फैलता है तथा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तीसरा, ये महंगे होते हैं तथा इसका निष्कर्षण कठिन होता है। चौथा, इसका भंडार सीमित है। अब हम देखते हैं सौर ऊर्जा, ये ऊर्जा के नवीकरणीय तथा असमाप्त स्रोत है। दूसरा, इससे प्रदूषण नहीं होता है तथा पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति नहीं होती। तीसरा, ये सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध है। चौथा, ये एक चिरस्थायी एवं अक्षय स्रोत है। अगला प्रश्न, जैव मात्रा तथा सौर ऊर्जा के रूप में जल विद्युत की तुलना कीजिए और इनमें अंतर लिखिए। तो जैव मात्रा में हम देख रहे हैं इससे प्रदूषण होता है। दूसरा, इसके जलाने पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है तथा इन्हें जलाने पर धुआं निकलता है। तीसरा, इसमें फसलों के कटने के बाद बचे अपशिष्ट, गोबर, सब्जियों के अपशिष्ट तथा बाहित मल आदि को ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। चौथा, जैव गैस या बायोगैस प्लांट का निर्माण सस्ती तथा घरेलू एवं छोटे आकार का है जो एक या कुछ घरों के लिए पर्याप्त है। पांचवा, ये अपशिष्ट पदार्थ के निपटारे का अच्छा उपाय है जो खाद तथा ईंधन दोनों के लिए सहायक होता है। अब हम लोग देख रहे हैं जल विद्युत। इसमें सबसे पहला है इसमें प्रदूषण नहीं होता है। दूसरा, इससे पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा स्वच्छ होते हैं। तीसरा, इसमें बहते हुए पानी की गतिज ऊर्जा तथा किसी ऊंचाई जैसे बांध में संचित जल की स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग विद्युत प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चौथा, इसके प्लांट का निर्माण महंगी तथा इससे उत्पन्न विद्युत ऊर्जा अत्यधिक होती है जिसका आकार बृहद होता है जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये एक स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में ऊर्जा निष्कर्षित करने की सीमाएं लिखिए। पवने, तरंगे, ज्वारभाटा। सबसे पहले पवन ऊर्जा की सीमाएं। पहला, इसके संयंत्र केवल उसी स्थान पर स्थापित किए जा सकते हैं जहां ज्यादातर साल भर तीव्र हवा चलती है। दूसरा, पवन ऊर्जा फार्म के लिए विशाल भूखंड तथा अत्यधिक प्रारंभिक लागत की आवश्यकता होती है। तीसरा, टरबाइनों की गति बनाए रखने के लिए पवनों की न्यूनतम चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए। चौथा, इसके रख रखाव उच्च स्तरीय होना चाहिए क्योंकि पवन चक्कियां धूप, वर्षा आदि से प्रभावित हो सकती है। पांचवा, इसकी दक्षता कम होती है। अब हम लोग देखेंगे तरंग ऊर्जा की सीमाएं। पहला, तरंग ऊर्जा का सिर्फ वहीं पर व्यवहारिक उपयोग हो सकता है जहां तरंगे बहुत प्रबल हो। दूसरा, प्रारंभिक लागत, रख रखाव का खर्च अधिक है तथा तकनीकी दृष्टि से कठिन भी है।
तीसरा, इससे लगातार एक समान विद्युत शक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है। चौथा, इसकी दक्षता निम्न होती है। अब ज्वार भाटा का सीमाएं। सबसे पहले, जारी ऊर्जा का दोहन हम सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके कर सकते हैं। ऐसे बांध सिर्फ सीमित स्थानों पर ही बनाए जा सकते हैं। दूसरा, इसकी दक्षता बहुत निम्न है। तीसरा, इसके प्लांट की लागत अधिक है। चौथा, ज्वार आने की आवृत्ति कम है, अतः इस ऊर्जा का प्रयोग सीमित है। प्रश्न, ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों में से किस आधार पर करेंगे? नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय, समाप्य तथा अक्षय। क्या ए तथा बी के विकल्प समान है? उत्तर, ए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ये होते हैं जिसका प्रयोग बार बार करने के बाद भी स्रोत में कमी नहीं आए। ये पुनः प्राप्त हो जाते हैं तथा इसका भंडार अक्षय रहता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत ये हैं जिनको एक बार प्रयुक्त कर लेने पर पुनः तुरंत नहीं बनाया जा सकता है। इसे बनाने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। अर्थात यदि इस प्रकार तथा इसी दर से प्रयोग किया जाए तो ये संभावना है कि निकट भविष्य में कभी भी इसके भंडार समाप्त हो सकते हैं। अब उत्तर बी, ऐसे स्रोत जो खत्म हो सकते हैं समाप्य स्रोत कहलाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि, जिसका प्रयोग बार बार करने के बाद भी स्रोत में कमी नहीं आए, ये पुनः प्राप्त हो जाते हैं तथा इसका भंडार अक्षय रहता है। ऐसे स्रोत को हम लोग अक्षय स्रोत भी कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। अतः ए और बी के विकल्प समान है, क्योंकि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत अक्षय है, परंतु अनवीकरणीय स्रोत समाप्य स्रोत है। प्रश्न, ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं? उत्तर, एक आदर्श स्रोत के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला, उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में सरलता हो। दूसरा, उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करना सस्ता हो। तीसरा, ऊर्जा स्रोत से प्राप्त ऊर्जा का भंडारण और परिवहन आसानी से किया जा सके। चौथा, इसका उच्च ऊष्मीयमान तथा उपयुक्त जलन ताप होनी चाहिए। पांचवा, इस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने की दक्षता उच्च होनी चाहिए। छठा, इसमें पर्यावरण को क्षति नहीं होनी चाहिए। सातवां, दहन के बाद प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक ऊष्मा मुक्त हो। प्रश्न, सौर कुकर का उपयोग करने का क्या लाभ तथा हानियां हैं? क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सौर कुकरों की सीमित उपयोगिता है? तो उत्तर, सौर कुकर से लाभ। सौर कुकर के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। दूसरा, इसमें ईंधन की लागत शून्य है। तीसरा, खाना बनाने के बाद राख या अपशिष्ट नहीं बनता है। चौथा, भोजन का पोषक तत्व नष्ट नहीं होता है। पांचवा, ये सस्ता है एवं इसका इस्तेमाल भी सरल है। छठा, सौर कुकर में एक समय में 4 खाद्य पदार्थ पकाए जा सकते हैं। सातवां, इसके रख रखाव पर कोई लागत नहीं आती। अब सौर कुकर की सीमाएं। पहला, सौर कुकर द्वारा रात के समय भोजन नहीं पकाया जा सकता। दूसरा, खराब मौसम में सौर कुकर में भोजन नहीं पकाया जा सकता है। तीसरा, इसमें खाना बनाने की प्रक्रिया धीमी है। चौथा, ये हर प्रकार के भोजन बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। पांचवा, सिर्फ तेज धूप में ही इसका उपयोग किया जा सकता है। छठा, अधिक उच्च ताप पर खाना बनाना जैसे तलना इत्यादि संभव नहीं है। ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है? ऊर्जा की खपत को कम करने का उपाय लिखिए। उत्तर, ऊर्जा की बढ़ती मांग की पूर्ति ज्यादातर जीवाश्म ईंधनों, कोयला और पेट्रोलियम द्वारा पूरी की जाती है, परंतु ये स्रोत अनवीकरणीय एवं समाप्य है। दूसरा, इसके दहन से वायुमंडल में प्रदूषण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि गैसें मुक्त होती है, जिससे अम्लीय वर्षा होती है, जिसके कारण जल तथा मृदा के संसाधन प्रभावित होते हैं। इमारतों, लोहे की वस्तुओं, पुल इत्यादि को संक्षरित कर देते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है तथा हिम के पिघलने पर समुद्र तल बढ़ता है। समुद्री तट पर स्थित क्षेत्र तथा टापुओं के डूबने का खतरा बढ़ जाता है। वायुमंडल में कोयले तथा पेट्रोलियम के दहन से अवांछनीय कण जैसे कि सीसा, धूल कण इत्यादि बढ़ जाते हैं। इस तरह हमारे पारिस्थितिक तंत्र के नष्ट हो जाने का भय होता है। ऊर्जा की खपत कम करने के उपाय। पहला, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग अधिक से अधिक करना, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा इत्यादि। दूसरा, कोयले के स्थान पर ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस का प्रयोग करना। तीसरा, विद्युत उपकरणों को अनावश्यक रूप से नहीं चलाना चाहिए। चौथा, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का अधिक से अधिक उपयोग करना। पांचवा, वाहनों में सीएनजी का प्रयोग करना। छठा, रेड लाइटों पर इंजन बंद कर देना।